नॉमेनक्लेचर कैसे Yes. करते हैं, व्हाट इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं। Yes, sir. तो देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में नॉमेनक्लेचर की कौन कौन सी बॉडीज हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग चीजों का नॉमेनक्लेचर करने के लिए अलग अलग बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज। तो वो इंटरनेशनल बॉडीज अपने Yes. रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकती हैं और वो सेट करती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वो कोई सा भी बायोलॉजिकल Yes. ऑब्जेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक है आईसीबीएन, है ना। तो Yes, आईसीबीएन क्या sir. है? आईसीबीएन इज इंटरनेशनल, Code of Botanical Nomenclature. इंटरनेशनल कोड फॉर Botanic. बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो जितने सारे प्लांट हैं, उन सभी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग आईसीबीएन को फॉलो करते हैं। आईसीबीएन ये बताएगी कि किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, या उसका नोमेनक्लेचर सही है या नहीं है। और अनटिल अनलेस आईसीबीएन पास नहीं करती, हम उसे एक नया नोमेनक्लेचर नहीं मानते। इसी तरह Yes. से जोलॉजी के लिए क्या है? आईसीजेडएन, ICZN. है ना। तो दिस इज फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। Yes, sir. इसके बाद जैसे हम लोग वायरस के लिए, है ना, Yes, sir. आईसीवीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। और एक और है आईसी बैक एन, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल Bacterial. नोमेनक्लेचर। तो जितने सारे कोड्स हैं, they are the actually rules and regulation, and they are the bodies which allow certain kind of एक और चीज है आईसीएनसीपी। ये क्या चीज है? Yes. आईसीएनसीपी। आईसीएनसीपी क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ये क्या चीज है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। बता सकते हो? No, sir. इसका नाम नहीं सुना. सिंपल सी बात है, देखो क्या है कि आप एक चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे 12th में चल करके। बायोटेक ये कहती है कि जब भी हम कोई सॉरी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम जब भी कोई भी नई ब्रीड डेवलप करते हैं, तो वो अपने आप में एक स्पीसीज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, एक न्यू स्पीसीज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। द रीजन बिहाइंड इट कि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कोई नई स्पीसीज डेवलप करते हैं, उस जेनेटिक सीक्वेंस का पहले से कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम Yes. जो ये डेवलप कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होती हैं, वो सब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए न्यू स्पीसीज, ये नई स्पीसीज की तरह बिहेव करती है। अब ऐसी कोई चीज तो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अब आप उसको कैसे नाम दोगे? तो उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए, उस नई स्पीसीज का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक मार्केट में एक ऑयल आता है कैनोला, सुना है क्या? Yes, sir. तो कैनोला जो है ना, कैनोला क्या है? कैनोला जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले। तो कैनोला हमने क्या किया, ये ट्रांसजेनिक राई है। तो राई का ही एक ट्रांसजेनिक फॉर्म हमने बनाया, इट इज अ न्यू स्पीसीज। तो कैनोला जो होगा, ये एक नया नोमेनक्लेचर जो दिया गया होगा, ये आईसीएनसी ने दिया गया, ठीक है ना। Yes. नोट, दिस इज द बॉडी फॉर, दिस इज द बॉडी फॉर nomenclature of, This is the this is the body for for nomenclature of, nomenclature of, nomenclature of nomenclature of new transgenic new transgenic cultivated crops। cultivated. Yes, sir. अब देखो व्हाट इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? System of nomenclature. देखो सिंपल सी बात है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है।
आप देखिए आज भी हमारे आपके 2 नाम होते हैं, है ना? Yes, आप sir. है ना? आप भी अपना 2 नाम लिखती हो, मैं भी अपना 2 नाम लिखता हूँ, हमारे 2 नाम हैं। तो बाई मीन्स टू, नेम मीन्स नेम, तो 2 हमारे नाम हैं। पहला नाम जो हमारा होता है वो हमारा एक्चुअल नाम होता है जिससे लोग हमको बुलाते हैं। दूसरा वो नाम होता है जिससे कि हमारी पर्टिकुलर आगे कोई टाइटल जुड़ा होता है, जिससे जिस टाइटल से ये पता चलता है और मेनली लोग टाइटल से समझ भी जाते हैं कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? Yes, sir. सिंपल सी बात है। आप देखो जब भी कभी आप इंडिया में कहीं पे बाहर जाते हो, अपना टाइटल बोलते हो, लोग आपके रीजन को एलोकेट कर लेते हैं कि आप इस रीजन से हो। हाउ डज़ दे Yes, डू sir. दैट? इसका मतलब कि दैट टाइटल हैव टू डू समथिंग विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसी तरह से जैसे कि हम लोग कहते हैं पीपल का प्लांट, है ना? तो पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट Mhm. फिकस रिलिजियोसा, है ना? Okay. इसी तरह से हम लोग बनियान ट्री का नाम देते हैं, तो बनियान को हम लोग बोलते हैं फिकस बैगलेंसिस, ठीक है? टाइगर को आप कहते हो पैंथेरा टिग्रिस, Yes, sir. पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है? एंड देयर आर सो मेनी नेम्स, जैसे कि पोटैटो को हम लोग कहते हैं सोलेनम टिग्रिस, है ना? Tuberosis. हाँ, सोलेनम टिग्रिस। अब यहाँ पर सबके अपने-अपने 2 नाम, तो 2 नाम, तो कार्ल वॉन लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना खुद का नाम लिख दिया, है ना? तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखो डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है कार्ल वॉन लिनियस को। Yes, sir. कार्ल वॉन लिनियस। कार्ल वॉन लिनियस ने सबसे पहले अपना ही बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर में अपना ही नाम रख दिया। इन्होंने अपना जो नाम रखा, अपना इन्होंने क्या नाम रखा? Careless. कैरोलस लिनियस। तो इसने अपना ही नाम रख लिया कैरोलस लिनियस करके, कार्ल वॉन लिनियस, है ना? इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, और कार्ल वॉन लिनियस ने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, वो जिस बुक में डेवलप किया उसका क्या नाम था? Species Planetarium. स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है? चलो नोट कर लो, इस टॉपिक को नोट कर लो। Yes, sir. कार्ल वॉन लिनियस Carl von Linnaeus डेवलप्ड developed developed his binomial nomenclature his binomial nomenclature and published it and published it Philosophia Botanica, Philosophia Botanica. Botanica। तो सबसे पहले इन्होंने इसको डेवलप किया और इसको पब्लिश किया Philosophia Botanica में, ठीक है? नोट कीजिएगा। Yes, sir. This book was technically this book was technically This book was technically recognized by recognized by Species Plantarum Species Plantarum and and the 10th edition of this book the 10th edition of this book was published in English was published in English and its name was Systema Nature, System of Nature. है ना? तो ये तीनों एक ही चीज है, बोथ दे ऑल आर। ये पहला वाला ये पब्लिश रिसर्च पेपर है, इसको इन्होंने बुक के फॉर्म में स्पीसीज प्लांटेरम के फॉर्म में इसको पब्लिश किया। उसके बाद इसी का 10th एडिशन सिस्टमा नेचुरा, ये English. तीनों एक ही चीज, ऑल थ्री आर सेम, Yes, sir. सिर्फ इनमें एक फर्क है। तो हमें ये देखना होगा कि ऑप्शन में दे क्या रखा है ना? कई बारी क्या होगा, फिलोसफिया बोटेनिका दिया होगा, आंसर हो सकता है स्पीसीज प्लांटेरम दिया हो या सिस्टेमा नेचुरा दिया हो। हालांकि ज्यादा चांसेस होंगे कि स्पीसीज प्लांटेरम दिया होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने देखा है, बट देयर मे बी टू ऑप्शंस एज वेल, दीस टू ऑप्शंस एज वेल, राइट? Yes. ठीक।
तो सबसे पहला वाला जो टर्म है ये क्या चीज है? ये जीनस। जीनस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कार्ल वॉन लिनियस ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम, सबसे पहला उसका नाम क्या होगा? वो जीनस होगा, और दूसरा वाला नाम क्या होगा? स्पीशीज। स्पीसीज। और उन्होंने बोला कि इसके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन। अब देख लेते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। एक कोई भी नाम ले लेते हैं हम लोग, है ना। ब्रेसिका, ओइलेरेसिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ब्रेसिका ओइलेरेसिया में उन्होंने कहा कि पहला वाला जो नाम होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द, तो पहला रूल, जीनस। तो पहला वाला नाम होगा जीनस का, और दूसरा वाला नाम किसका होगा? स्पीशीज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी इन कैपिटल। राइट। और सेकंड हमेशा स्मॉल। राइट, वेरी गुड, सेकंड विल बी इन स्मॉल, स्मॉल। ठीक है। थर्ड, थर्ड लैटिन नेम्स। हाँ, बोथ विल बी, पहली इन बात, both will be in लैटिन। italics and will be written, will be underlined, इफ हैंड रिटन। underlined separately। और क्या खास बात होगी जो आपने अभी बताया? the name should be इन लैटिन। in Latin or English और Latinized name। क्या मतलब हुआ? मतलब कि कई सारे ऐसे देखो प्लांट होंगे जिनका इंग्लिश में कोई नाम ही नहीं होगा, है कि नहीं? बताओ। इंडिया में वैरायटी ऑफ प्लांट्स है ना, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है। बहुत सारे ऐसे एनिमल होंगे जो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, बाहर पाए नहीं जाते, उनका कोई दूसरा नाम ही नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो उनको इंग्लिश में नाम उनका होना चाहिए, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो पहले हम उस नाम को क्या करेंगे? लैटिनाइज कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि लैटिनाइज करने के बाद फिर उसका नाम, ठीक है। यस सर। ओके, और कुछ कर सकते हैं? नो सर। अब अगर मान लो आपने कोई चीज खोजी, है ना, अब आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो अपना भी नाम लिखूंगी, है ना, तो डॉट करके यहाँ पे आप अपना भी आगे नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी रिसर्चर का जो नाम होता है वो लिखा जा सकता है, ठीक है। डॉट लगा के आप कुछ जगह पे देखोगे, है ना। चलो ठीक है, ये तो इजी है, आपको पता था, लेकिन ये याद रखना ओके सर। स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूल वालों ने पढ़ाया क्या? 9th में था ये थोड़ा सा। 9th में था थोड़ा सा। यस सर। पूछा जाएगा, ये स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, मतलब फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपसे पूछेंगे। यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में, जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की है, तो उनको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और इन्हीं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। कॉपी करते जा रहे हो ना? यस सर। हाँ, कॉपी करते जाना। अभी आपको ये चीज आती है ऑलरेडी, इसलिए मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन जरूरी तो है, स्कूल वाले पूछेंगे। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे पहले आता है कौन? स्पीशीज, आई मीन किंगडम। सबसे पहले किंगडम, ठीक है ना। तो किंगडम के बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा? फाइलम। फाइलम कब आएगा? अगर ये एनिमल है, और अगर ये प्लांट है तो क्या लिखेंगे? डिवीजन। राइट, वेरी गुड। अगर ये एनिमल है तो हम डिवीजन लिखेंगे। उसके बाद फिर क्लास। वेरी गुड। फिर ऑर्डर। फैमिली। वेरी गुड, फैमिली। जीनस है ना। फिर और स्पीशीज।
स्पीशीज। और इसके बाद अगर वैरायटी हुई तो हम लोग वैरायटी लिखते हैं, ठीक है। यस ये थी हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और कुछ और छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। हर्बेरियम क्या होता है, मैं एक्सप्लेन सब कर देता हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। यस, हर्बेरियम क्या होता है? जहाँ पे प्लांट की पता नहीं, वहाँ पे कुछ कलेक्ट करके रखते हैं। बनाया तो होगा ना बचपन में, क्लास 6-7 में। हर्बेरियम एक फाइल होती है, देखो मैं बता देता हूँ हर्बेरियम क्या चीज होती है। ओके। हर्बेरियम नॉर्मली स्कूल्स में बनवाया जाता है, मे भी हो सकता है आपके यहाँ नहीं बनवाया गया हो। एक फाइल होती है, फाइल में इंडिविजुअल इस तरह के पेजेस होते हैं। और ये हर्बेरियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही बनाते हैं, इसे मास्टर्स वाले ही बनाते हैं, इसे पीएचडी वाले ही बनाते हैं, डिपेंड्स, है ना, आप किसी भी डिग्री में हो। और यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ होता है हर्बेरियम में साइड में। ये जो कॉलम बना हुआ होता है, इस कॉलम में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन ये होता है कि इसका पूरा टेक्सोनॉमी इसकी होती है ना। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हमने पढ़ा है ना, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो यहाँ पर पूरा इसका क्लासिफिकेशन दिया होता है, किस जीनस का है, किस स्पीशीज का है, वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि अगर कोई बड़ा हो, कोई बड़ा प्लांट हुआ ना, तो हम लोग सूखा हुआ कोई भी प्लांट ले लेते हैं, तो प्लांट के पार्ट को ले लेते हैं, उसको चिपका देते हैं, वो सूख ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा है तो प्लांट लगा देते हैं, प्लांट, और या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट यहाँ पे लगा देते हैं। सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड हर्बेरियम, है ना। कलेक्शन को हम लोग हर्बेरियम। और व्हाट आर द बॉटेनिकल गार्डन्स। अच्छा, हर्बेरियम का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड हर्बेरियम? It provide information about local flora and fauna, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट और fauna मीन्स एनिमल, है ना। तो इंसेक्ट भी बना सकते हैं, हर्बेरियम भी बना सकते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का हर्बेरियम? बड़ा, नोट कर लो, रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन, ये एक जगह पे उसको बोलते हैं क्यू, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन। क्यू लंदन। This is largest herbarium of world. Yes. Largest herbarium of world. They have 6.5 million 6.5 million specimens. 6.5 million specimen. Yes. और इंडिया में नोट कर लो, yes, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंटरनेशनल हर्बेरियम, ये है कोलकाता, कोलकाता। लार्जेस्ट इन इंडिया, yes sir, having 2 million specimen. 2 million specimen. अब आ जाते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन देखा है? yes sir, कहाँ, नोएडा वाला? yes sir, ऊपर से देखा है कि अंदर जाके देखा है, या मेट्रो से देखा? बाहर से देखा है। अच्छा, बाहर से देखा है, ठीक है। क्या पर्पस होता है बोटेनिकल गार्डन का? उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उगाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब okay. हाँ, कलेक्शन होती है प्लांट्स की रेफरेंसेस के लिए। अच्छा, और कुछ खास बात? खास बात नहीं पता। ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्लांट जो होते हैं ना, जो गायब हो रहे होते हैं, ठीक है, मतलब दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, गायब हो रहे होते हैं, और दे हैव ग्रेट मेडिकल वैल्यू, ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, एंड दे हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना।
तो उनको Yes, हम लोग क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व करके लगते हैं, इंडिया के या किसी भी पार्ट, वर्ल्ड के किसी पार्ट से हम लोग उनको लेकर के आते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोपोगेट भी करते हैं। yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने एक नाम सुना होगा, रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना, सुना है? रॉवेल्फिया सर्पेंटाइन, रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना एक इंडिया में प्लांट है, ये विलेजेस वगैरह में होता है। सर्पगंधा सुना है? Sir, क्या? सर्पगंधा, नहीं. जस्ट गिव मी वन सेकंड। रुको रुको भाई, रुको भाई, रुको। तो ये जो प्लांट है, पर्टिकुलर प्लांट है, विलेजेस में लोग इसको काफी जानते हैं। और इस प्लांट को, ये जो प्लांट है, इसकी रूट से हम लोग निकालते हैं एक मेडिसिन निकालते हैं। इसकी रूट से जो हम लोग मेडिसिन निकालते हैं, उस मेडिसिन का नाम है रेसरपाइन। Yes, sir. रेसरपाइन एक्चुअली क्या करती है, ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट याद भी रखना। रेसरपाइन जो मेडिसिन है, ये रेसरपाइन ये बीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाई ब्लड प्रेशर, ये किसी भी तरह के हार्ट एलिमेंट को, किसी भी तरह की हार्ट डिजीज को क्योर करने में कैपेबल है। गांव में लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते थे, है ना, शहरों में लोग इसको हार्डली जानते थे। आज की डेट पे इसका बहुत यूज है, इससे बहुत सारी मेडिसिन बनती है, ठीक है, Yes, sir. रेसरपाइन। लेकिन रॉवेल्फिया सर्पेंटाइना बहुत कम लोग उगाते हैं, समझ गए? Yes, sir. गांव में भी लोग इसको अवॉइड करते हैं, लोगों को ये लगता है कि इसकी जो स्मेल होती है, इसके नीचे जो ठंडक होती है, उसकी वजह से स्नेक वगैरह आ जाते हैं, इसलिए लोग घर पे लगाते नहीं रेसरपाइन। और इट्स वेरी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, समझ गए? Yes, इस sir. टाइप के जितने प्लांट होते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि प्रोपोगेट करते हैं इनको, और मल्टीप्लाई करवाते हैं और एजुकेट करते हैं। इससे पता होता है, स्टूडेंट्स को ही पता चलता है, देखो जैसे तुमको अभी अभी पता चल गया, है ना? तो दैट इज द पर्पस बिहाइंड बॉटनिकल गार्डन, ठीक है? Yes, तो sir. टोटल इसमें एक दो फैक्चुअल चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है पूछना क्वेश्चन के फॉर्म में। द फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन, The first real botanical garden botanical garden was developed by is developed by Theophrastus। कौन थे? Theophrastus Theophrastus. in 370 to 285 BC। Theophrastus कौन थे? जिन्होंने पहला रियल बोटानिकल गार्डन बनाया। हाँ, नहीं ये तो मैंने बताया, आप बताओ, जानते हो उनको, थियोफ्रास्टस को? नो सर। अरिस्टोटल को जानते हो? यस सर। कौन था? अरिस्टोटल ने ही वो फायर और लैंड इन सब के एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। राइट, वेरी गुड। और हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? यस सर। ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। और इन्होंने अरिस्टोटल ने, अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, अरिस्टोटल ने ही सब वर्ल्ड का पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है? अरिस्टोटल ने बोला कि दुनिया में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है? यस तो सर। और अरिस्टोटल को हम मानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल का जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, हिज नेम वाज थियोफ्रास्टस, ठीक है? यस सर। अरिस्टोटल और कौन था, और कोई खास बात अरिस्टोटल की? खास बात अरिस्टोटल की खास बात he was teacher of Alexander the Great, इसका टीचर था। right? इसने, he was the person who made Alexander the Great। फिलिप ने अलेक्जेंडर को, जिसके हम पढ़ने के लिए भेजा था, at the age of 14 years, his name was Aristotle। Aristotle is the person who made a timid boy Alexander the Great। Alexander the Great, he was very timid kind of boy। So ये खास बात थी अरिस्टोटल की, और बहुत सारे अरिस्टोटल ने बुक लिखी फिलोसफी की,
यूनान की फिलोसफी में उनका बहुत नाम है, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इनका एक सबसे तो समझिएगा बात को, अरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, और उसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट थियोफ्रास्टस, ही इज द Yes, फादर ऑफ sir. बॉटनी। नोट कर लो, ही इज, अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जोलॉजी दोनों कह सकते हो। और Theophrastus, father of botany. फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जहां पे मरे जा करके, है ना, Yes, sir. वो कौन सी जगह थी? सर उतना तो हिस्ट्री पता नहीं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, सुना होगा ना? Yes, sir. So Hanging Garden of Babylon was made by Theophrastus. This was the first botanical garden of the world. Still वर्ल्ड के जो एस्टोनिशिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें बेबीलोन ऑफ हैंगिंग गार्डन है। Theophrastus. Yes, sir. है ना? तो 7 वंडर्स में अभी तो मुझे नहीं पता, लास्ट 7 वंडर जो थे उनमें बेबीलोन था, अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। नहीं है Currently अभी नहीं है। सर। नो हाँ, तो सर। जो इसके पहले थे उनमें बेबीलोन हैंगिंग गार्डन भी था 7 वंडर्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन of botanical garden was developed in was developed in 1962। 1962. ठीक है, तो ये बॉटनिकल गार्डन था, थोड़ा थोड़ा आपको ही पता लग गया। अब आ जाते हैं म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम जहाँ पे पुराने चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है, किसी भी ठीक है, चीज से रिलेटेड। राइट राइट, एंटीक चीजों को यस सर। रखा जाता है ना। तो और इसमें आर्ट और साइंस की चीजें होती है ना, इट इज यस सर। रिलेटेड विद आर्ट एंड साइंस। इसमें आर्ट और साइंस की चीजें होती हैं जिनको हम कलेक्ट करके रखते हैं, दीज आर कॉल्ड म्यूजियम। और एक और चीज मुझे बताओ, इसी तरह से जैसे बॉटनिकल गार्डन था, इसी तरह से जोलॉजिकल पार्क होते हैं, है ना। यस सर। तो जोलॉजिकल पार्क में भी हम क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड द पर्पस बिहाइंड इज एजुकेशन। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में थी, एक तो देखो आपसे स्कूल वाले आपसे पूछेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर, और व्हाट आर द रूल्स फॉर द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, जो हमने अभी पढ़ा कि लैटिन में होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्कूल वाले पूछते हैं, व्हाट इज द की। की क्या होती है बता सकते हो? इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज की। नो सर, इसका नाम तो पहली बार सुना। पहली बार सुना है? देखो मैं बताता यस सर। हूं। की क्या है ना, की लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे सपोज दैट मैं तुम्हें बोलूं अदिति कि मैं पर्टिकुलर सोसाइटी में रहता हूँ, है ना, तो यस सर। आप बोलोगे कि कैसे मैं पहचानूंगी आपका घर कैसा है, तो मैं बोलूंगा अच्छा तुम कुछ कैरेक्टर नोट कर लो। मैं बोलूंगा रेड कलर के बहुत सारे घर हैं, कोई भी रेड कलर का घर मेरा घर नहीं है, मेरा घर ब्लू कलर का है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कलर बताया, एक नेगेटिव कैरेक्टर बताया कि रेड कलर का घर मेरा नहीं हो सकता, दूसरा मैंने क्या बताया, पॉजिटिव कैरेक्टर बताया कि ब्लू कलर का घर मेरा होगा। यस सर। आप जैसे एंटर करते हो आप रेड कलर को एलिमिनेट कर देते हो, आप सब ब्लू कलर के घरों पे फोकस करते हो। मैं बोलूंगा मेरा घर सिंगल स्टोरी का है, डबल स्टोरी का कोई घर मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने दूसरा कैरेक्टर बताया, एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव बताया। फिर मैंने बोला कि मेरे घर के सामने प्लांट है, ठीक है, मेरे घर के सामने मैंगो का ट्री है, ठीक है, कोई भी छोटे प्लांट मेरे घर के सामने नहीं है। मैंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर बताया, तो आपने क्या किया, तो क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे आप एलिमिनेट करते करते आप पूरी सोसाइटी में मेरे घर को रिकॉग्नाइज कर लो। यस सर। इसी तरह से किसी भी एनिमल को जब हम रिकॉग्नाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव लिस्ट ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर बनाते हैं और दूसरा लिस्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड की। समझ यस आ सर। गया? ठीक है, नोट कर लो, यस लिखोगे अब सर। कैसे, है ना, समझा तो मैंने दिया, नोट कर लो इससे, क्योंकि स्कूल में तो लिखना भी पड़ेगा। की इज He is एन आर्टिफिशियल an artificial एनालिटिकल डिवाइस
Analytical device having list of statements list of statements or characteristic or characteristics used to identify organism. ठीक है, Yes sir. राइट, ये की हो गया और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बस इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बहुत Yes, बेसिक सा चैप्टर था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। Yes sir. अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, Yes sir. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, है ना। अब हम Yes, देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देती हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारे लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, नो डाउट। यहाँ पे देखो डायरेक्टली 2 किंगडम 3 किंगडम सिस्टम से दिया हुआ है, फिर डायरेक्टली आरएच वेटेकर का सिस्टम दिया हुआ है ना। लेकिन yes इसके sir. पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है और बहुत तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए। वेटेकर ने का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है 1969 में दिया गया, है ना। ये बहुत बाद की बात थी जब वेटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। इसके पहले 4 किंगडम 3 किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके पहले और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। तो कहाँ से क्लासिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत Yes, होती है, sir. वहां से हम लोग देखना स्टार्ट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सिर्फ हम पढ़ेंगे, सभी नहीं पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिस लिस्ट में क्लासिफिकेशन सिस्टम आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टार्ट करते हैं, दैट इज Aristotle. हाँ आर्टिफिशियल सिस्टम Artificial system. ऑफ क्लासिफिकेशन। So what is artificial system of classification? तो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्या चीज, पहली बात किसने दिया था? Artificial system का बताया तो था अभी सही आपने, Aristotle. राइट। अरिस्टोटल, अरस्तु नहीं को बोलते, अरिस्टोटल ने दिया 350 बीसी में। Aristotle 350 BC. आप सोचिए जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 350 साल पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है। और आप सोचिए उसके कितने पहले, उसके अप्रोक्सीमेटली 2500 साल पहले इंडिया में एक बुक लिखी गई, उसको चरक संहिता कहते हैं। यस सर। और चरक संहिता के बेसिस पे आज की भी डेट में जो बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन है, BAMS जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेडिकेशन चरक संहिता से किया जाता है। लोग कहते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम बॉटनी का थियोफेस्टस ने दिया। थियोफेस्टस के क्लासिफिकेशन सिस्टम से 2500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली हमने डिफाइन कर दिया था कितने टाइप के इंडिया में प्लांट पाए जाते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है। सो बट दिस इज नॉट इनकोडेड इन इंटरनेशनल कोड, इसलिए हम इस चीज को क्लेम नहीं कर पाते। बट वी हैव आवर ओल्ड एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिकेशन व्हिच इज द बेस्ड ऑन द प्लांट ओनली। देखो तो अरिस्टोटल ने कहा कि इस दुनिया में, अरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं ही इज अ कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको हम बोलते हैं, और जियोलॉजी में दिए इसलिए हम फादर ऑफ जोलॉजी भी इनको बोल सकते हैं। अरिस्टोटल ने कहा कि इस दुनिया में 2 तरह के एनिमल पाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल अभी मैं लिखवा देता हूँ, पहले सब समझ लेते हैं बात को, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा इस दुनिया में 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक वो एनिमल है जिसको कि उसने कहा इन एइमा। उसने कहा इन एइमा का मतलब होता है ये वो एनिमल है दे हैव रेड ब्लड। जिनमें जैसे हम आप हो गए, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना, जितने भी बोवाइन हो गए, बोवाइन, है ना। और उसने बोला कि दूसरे वो एनिमल हैं जिनको कहा जाएगा
एनेइमा, एनेइमा वो एनिमल है विच डू नॉट हैव रेड ब्लड, जैसे ऑक्टोपस हो गया, यस सर, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, नोट करो, लेट्स गो टू द क्लासिफिकेशन। यस सर, हो यस सर। नोट करेंगे। अब आर्टिफिशियल सिस्टम हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं आदिति, जहां पर हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे, वो एक्सटर्नल फीचर जो हमको आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बेसिस पे हम किसी भी एनिमल को, प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। किसी भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, वो कैरेक्टरिस्टिक जो बाहर से हमको दिखाई दे, है ना। तो नोट करेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, artificial system of classification is that system of classification is that system of classification where we classify organism on the basis of their morphological characteristic. The first classification system was given by Aristotle. It was also an artificial system of classification. Okay. Yes, sir. He divided animals on the basis of color of blood. ठीक है, ओके। यहीं पर एक चीज और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका एक स्टूडेंट है, सबसे फेवरेट स्टूडेंट, उसका नाम था थियोफ्रेस्टस, है ना। थियोफ्रेस्टस साहब को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, है ना। इसने क्या किया, पहला बॉटनी का क्लासिफिकेशन दिया, समझो यहीं पे बात। थियोफ्रेस्टस ने कहा कि प्लांट इस दुनिया में 3 तरह के पाए जाते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, क्योंकि ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे था। इसने बोला इस दुनिया में प्लांट 3 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से? हर्ब, shrub एंड trees. थॉर्न्स इसी में पाए जाते हैं, श्रब में पाए जाते हैं। Yes, sir. तो हर्ब क्या होते हैं? उसने बोला कि हर्ब वो प्लांट होते हैं, दे आर स्मॉल, स्मॉल बोले तो 1 to 3 फीट, है ना। Yes, sir. नॉन वुडी, लकड़ी नहीं पाई जाती, एंड सॉफ्ट प्लांट, ठीक है। Yes, और ये sir. कैसे होते हैं? एनुअल होते हैं, मतलब 1 ही साल तक जिंदा रहते हैं, या बाइनियल भी हो सकते हैं, 2 साल तक भी रह सकते हैं। तो एनुअल या बाइनियल प्लांट जो होते हैं 1 से 3 फीट के होते हैं, हाइट के बेसिस पे इसने मेनली कैटेगराइज किया, और इसने बोला नॉन वुडी होते हैं, है ना। Yes, sir. श्रब के लिए ये बोला दे आर पेरेनियल, बहुत सालों तक रहते हैं, मतलब 2 साल से ज्यादा रहते हैं। दे आर वुडी but थिन स्टेम,
and they have spiny or bushy. Spiny. कांटे होते हैं और झाड़ियों की तरह होते हैं. Trees, they are larger in size. Larger in size. मतलब more than 7 feet approximately. Yes, और they have thick stem. thick stem. और trunk. Trunk. तो इसको tree बोला है. Yes, sir. नीचे एक पॉइंट नोट कर लो. Yes, sir. This is also a artificial system of classification. Artificial system of classification. Where he classified plants on the basis of morphological characteristics. तो ये दो जो सिस्टम थे, ये क्या थे? दोनों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, है ना? Yes, sir. तो दोनों ये गुरु चेले ने मिलकर के ज़ूलॉजी और बॉटनी का क्लासिफिकेशन दे डाला और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस. अब Yes, दूसरा sir. आता है सेकंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Yes, natural. ये सब किसने दिए ये जरूर से याद रखना, इनकी बुक्स याद रखना. आप देखोगे नीट के पुराने पेपर उठा करके देखोगे, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इनसे पूछे गए. इसी इनको पढ़ाने के पीछे पर्पस यही था. और ये भी पूछा जाता है कि क्या बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन, है ना? Yes, sir. ये आपके स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा, कि आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं. दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था? इसमें मॉर्फोलॉजी को तो हमने लिया ही लिया है, साथ में इसमें हमने इनमें नेचुरल फाइलोजेनी मतलब नेचुरल रिलेशनशिप. एग्जांपल के तौर पे नेचुरल रिलेशनशिप क्या है? सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सही है ना? तो वही ये एक नेचुरल रिलेशनशिप है ना? नेचुरली एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अप्रोक्सीमेटली उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहने का स्टाइल, उनका हैबिटेट और उनका एडेप्टेशन एक ही तरह का होता है, है ना? तो ये सब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. इसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. ये मैं लिखवा दूंगा. इसके पहले समझने वाली बात ये है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने? इसको देने का क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्टों को, बेंथम एंड हुकर. नाम सुना होगा शायद, और नहीं सुना होगा तो आप देखोगे क्वेश्चंस में, देखोगे नीट के क्वेश्चन. बेंथम और हुकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और उनकी एक बुक है. इनकी बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम. नाम याद रखें. Yes, ये भी बहुत बार पूछी गई और मैच द फॉलोइंग में भी पूछी गई. जेनेरा प्लांटेरम. तो जेनेरा प्लांटेरम इनकी बुक है जिसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. आप देखो, नोट कर लो कि ये किस बेसिस पे है ना? नोट. yes, sir. In natural system of classification, Natural the natural system of classification, organisms are classified on the basis of natural similarities and dissimilarities. Hence, here we take natural relationship. Here we take natural relationship between organism. between organisms.
Yes. In natural system of classification, In natural system of classification, molecular homology molecular homology also taken also taken taken as a characteristic of classification. as a characteristic of classification. अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर होमोलॉजी? कैन यू टेल? नहीं, अच्छा, हमारी बॉडी में मेन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी आपकी बॉडी में सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कार्बन, कार्बन तो बेटा सब में समान होगा, सेम है ना। हर कार्बन तो हमारा आपकी बॉडी का कार्बन और वुड का कार्बन सेम होगा, C12 पे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल। अच्छा वो वाले डीएनए क्या है बताओ? अच्छा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैक्रो मॉलिक्यूल ही तो है कि नहीं? यस सर। तो हमारे आपके डीएनए में एक लिमिट तक सिमिलरिटी भी होगी और डिसिमिलरिटी भी होगी, है कि नहीं? यस सर। दूसरा प्रोटीन, है ना। सेम स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन बिल्कुल सिमिलर होगी, लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो उनकी प्रोटीन बिल्कुल डिफरेंट होगी। यस सर। नोट कर लो किसी बात पे। इन मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, molecular homology we compare DNA, DNA, RNA RNA and protein। and protein। ठीक है, फुल स्टॉप, इसी के आगे लिख लो। Yes sir। The similar species Similar species have great great similarity similarity in these molecules in these molecules and dissimilar species and similar species have have great difference। great difference। ठीक है, Yes sir। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। Yes। थर्ड नंबर पर है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ व्हाट इज फाइलोजेनिक? फाइलोजेनी क्या होती है? एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, फाइलोजेनी फॉलो ऑन्टोजेनी। पढ़ा होगा शायद। व्हाट इज फाइलोजेनी? एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला, हम लोग आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन के ऊपर, उन्होंने कहा कि फाइलोजेनी फॉलो ऑन्टोजेनी। ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो होता है ना, तो ह्यूमंस का एम्ब्रियो जब कुछ दिन का होता है ना, कुछ वीक, मतलब 1 वीक का 2 वीक का होता है, तो वो बिल्कुल फिश के एम्ब्रियो की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल। उसके बाद जब ह्यूमन का एम्ब्रियो कुछ और वीक का हो जाता है, महीने का हो जाता है, महीने 1.5 महीने का, तो वो बिल्कुल फ्रॉग के एम्ब्रियो की तरह दिखाई देने लगता है। पर ह्यूमन का एम्ब्रियो और जब बड़ा हो जाता है 3 महीने तक का, वो रेप्टाइल के एम्ब्रियो की तरह दिखाई देने लगता है। पर जब वो 4-5 महीने का, 4 महीने का हो जाता है, तो वो बुफेलो के एम्ब्रियो की तरह, काऊ के एम्ब्रियो की तरह दिखाई देने लगता है। जब वो 6-7 महीने का होता है, 6 महीने तक का, 5 महीने 6 महीने का, तब वो लगता है कि ह्यूमन का एम्ब्रियो है ना। इस तरह से तो उनका ये कहना है कि जब भी हम डेवलप होते हैं, हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है, हम एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होते हैं अपने मदर के अंदर, तो हम पूरी उस हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, एवोल्यूशन की हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, जिस हिस्ट्री को फॉलो करते हुए एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? फिशेस आई, उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आई,
उसके बाद फिर मैमल्स आए, और मैमल्स में आखिरी में हम आप ह्यूमंस आए। इस Yes. हिस्ट्री को हमारा एम्ब्रियो रिपीट करता है। इसी का मतलब हुआ फाइलोजेनी फॉलो ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, फाइलोजेनी एवोल्यूशन। तो फाइलोजेनी Yes. का मतलब क्या हुआ? एवोल्यूशन। तो Yes, ऐसा sir. क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एवोल्यूशन के बेसिस पे बनाया गया हो, उसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज की डेट में भी आप देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपन सबसे पहले किनको पढ़ते हैं? File. मोनेरा। अच्छा, वो मोनेरा। तो सबसे पहले कौन है? बैक्टीरिया ही तो है। Yes, sir. उसके बाद हम किसको पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा, Protista. क्योंकि उसके बाद प्रोटिस्टा है। फिर हम पढ़ते हैं फंजाई, Fungi और Plantae और Animalia. राइट। सबसे आखिरी में कौन है? एनिमिलिया। Animalia. और देखो एनिमिलिया में भी जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, आपको याद होगा, तो पहले हम स्पॉन्जेस को पढ़ते हैं, फिर निडेरियंस Yes, पढ़ते sir. हैं, है ना? है ना? Yes, sir. फिर हम पढ़ते हैं कि भाई फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस आए, उसके बाद निमेटोहेल्मिन्थेस आए, फिर वही एकाइनोडर्मेटा, है ना? Annelida, एनालिडा। Arthropoda, तो हम कैसे Mollusca. पढ़ते हैं? जैसे Yes, जैसे sir. वो इस दुनिया में आए वैसे वैसे ही पढ़ते हैं ना? Yes, sir. इसका मतलब आज की डेट में भी जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं? एवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, है ना? Yes, sir. तो ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एवोल्यूशनरी बेसिस पे बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। Phylogenic system. क्लियर है? Yes, sir. फाइलोजेनी मींस ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। On the basis of having. ठीक है, नोट कर लो। Okay, sir. अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। पूछा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने? Yes. तो देखो वैसे तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दो साइंटिस्टों ने, यहाँ पे भी दो ही साइंटिस्टों ने दिया। उनका दोनों का नाम था एंगलर And एंड प्रेंटल। and प्रेंटल, एंगलर Prantal. एंड प्रेंटल, Prantal. ठीक है। एंगलर और प्रेंटल ने क्या किया? इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था डाई नेचुरलैचिन पिफेंजन फेमलिन। ये जर्मन बुक थी। और ये फ्रेंच है। अच्छा। डाई नेचुरलैचिन पिफेंजन फेमलिन। ठीक है, तो डाई Yes, नेचुरलैचिन पिफेंजन फेमलिन, है ना? ये इनकी बुक का नाम था, एंगलर और प्रेंटल की। तो yes. एंगलर और प्रेंटल ने इस बुक में डिस्क्राइब किया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन ये इनकी खुद की इजाद नहीं थी, ये किसी एक आदमी से इन्फ्लुएंस थे। और उस जमाने में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल आदमी था वो एक ही था। बता सकती हो कौन था? किस टाइम पे? बायोलॉजी में दिस इज द स्टोरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली, एरिस्टोटल। नहीं ये तो बहुत बात किया, 1887 के आसपास। अच्छा, तो फिर कार्लस लिनियस था क्या? एक ही आदमी था उसका, जो मतलब एक बात जान लो, बायोलॉजी में जिस आदमी का रुतबा हमेशा रहा है, और उसने बहुत सारे साइंटिस्टों को खत्म कर दिया, है ना? मतलब कि बहुत सारे लोगों का कैरियर खत्म कर दिया, ठीक है। हिज नेम वाज नो अदर देन चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। राइट। तो डार्विन की एक थ्योरी थी, है ना? यस उनकी सर। एक बुक थी। तो डार्विन की, इन लोगों का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो डार्विन की भी बुक पे बेस्ड था, है ना? यस दिस सर। क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस वाज बेस्ड ऑन, इन दोनों ने क्या किया, डार्विन को पढ़ा, तो इट वाज बेस्ड ऑन द बुक ऑफ डार्विन, और उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस सर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। यस सर। तो डार्विन की जो बुक थी ना, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम डिजाइन किया, और ये डार्विन की ही बुक पे बेस्ड था। मैंने क्यों कहा कि डार्विन ने बहुत सारे लोगों का कैरियर खराब कर दिया? एक्चुअली उस जमाने में बहुत दिनों तक एक पेपर पब्लिश होता रहा, और उनका नाम था ये ग्रेगर जॉन मेंडल। यस मेंडल सर, वो पी प्लांट वाले से। मेंडल जेनेटिक्स के फादर थे। वो बोलते रहे, वो कहते रहे, मेंडल की बात ही किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि लोगों के अंदर डार्विन के कॉन्सेप्ट के अलावा कोई चीज मतलब दिमाग में उनके चलती ही नहीं थी, और वो कुछ डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे।
Yes, तो sir. डार्विन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उसने मेंडल को बात को छुपा दी, मेंडल बेचारे मर गए और मेंडल की बात को किसी ने नहीं सुना। उसके बाद 1900 में कॉल्स कोरेंस, टेस्मार्क और ह्यूगो डे व्रीज 3 साइंटिस्ट आए। उन तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग मेंडल को पढ़ा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को किया। उन्होंने बोला अरे यार ये तो अमेजिंग बात है। Yes, sir. तो डार्विन का चार्म इतना जबरदस्त था और डार्विन बहुत रिच आदमी था। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास, तुम्हें पता है नहीं, खुद का शिप था, क्रूज लाइनर, एमएस बीगल नाम था, खुद का क्रूज लाइनर था। आप सोचिए उस जमाने में जिस आदमी के पास खुद का क्रूज लाइनर रहा हो कितना अमीर आदमी रहा होगा। Yes, sir. तो डार्विन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, गैलापागोस आइलैंड को देखा। तो डार्विन की बुक के बेसिस पे, और उन्होंने अपना ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही उनकी मेन बुक थी जो गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने लिखी। और इसी के बेसिस पे एंगलर और प्रेंटेल ने अपना क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है, Yes, क्योंकि sir. एवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट बेस ही है ना डार्विन पे, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो नोट कर लो। Okay. देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम, Where classification system classification system was based on was based on evolutionary concept of evolutionary concept of Darwin। Darwin. ठीक है, अब नीचे लिख लो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता Okay, sir. है। दिस इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन This is the system of classification where where we put and classify we put and classify organism organism on the basis of evolutionary relationship। evolutionary relationship. ठीक है, Yes, sir. अब आ जाते हैं, ये हो गया और फाइलोजेनेटिक के बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब तो मतलब जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक ही है ना। तो Yes. इसके बाद एंगलर, इनकी बुक जरूर याद रखिएगा और ये बेसिस याद रखिएगा। चौथे नंबर पर अब आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कार्लस लिनियस नहीं दिया था। हाँ, वेरी गुड, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का क्रेडिट कैरोलस लिनियस को ही जाता है। यस सर। कार्ल वॉन लिनियस, ठीक है, और कार्ल वॉन लिनियस ही इज आल्सो कॉल्ड कैरोलस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं, ऐसा नहीं, क्लासिफिकेशन के फादर नहीं, इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यस सर। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो तरह के, एनिमलिया और प्लांटिंग, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। राइट। तो पहला इनका था प्लांटेई, इसमें इन्होंने प्लांट्स को रखा। प्लांटिंग प्लांट्स। और दूसरा था एनिमलिया, इन्होंने इसमें एनिमल्स, है ना। यस सर। और इनका बेसिस लिख लो, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? इनका वो था ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। वेरी गुड। और क्या क्या था? गुड, पहला पॉइंट नोट करो। He classified organism on the basis of first. Classified organism on the basis of First point के फॉर्म में लिखते हो वैसे, presence of cell wall. Presence of cell wall. Second. Occurrence of crystals in cell. Crystal. देखो ये क्या मतलब हुआ, सेल बायोलॉजी में मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, उनको सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। लेकिन ये एनिमल के प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, समझे? सेल इंक्लूजन्स वो होते क्या हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स।
Yes, sir. ठीक है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, है ना, Vacuole. प्लांट में पाई जाती है। एनिमल्स में नहीं होता या फिर बहुत छोटे होते हैं। हाँ राइट, वेरी गुड, बहुत छोटा होता है या नॉन फंक्शन होता है, शाबाश। और दूसरा, एब्जॉर्प्शन Absorption ऑफ इनऑर्गेनिक of मटेरियल, है ना, प्लांट करते हैं, एनिमल ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। Yes, sir. देन अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है, नहीं होती। अनलिमिटेड Growth. ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ Absence of एक्सक्रीटरी नर्वस nervous सिस्टम, system. ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबका एब्सेंस। Yes. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, Presence of chlorophyll. ये सब प्लांट के थे, है ना। Yes, sir. इसी तरह से एनिमल्स के होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक और लिख लो, एन एनिमल्स In animals, होलोजोइक न्यूट्रिशन, holozoic nutrition. है ना, प्लांट में फोटोट्रोपिक होता है। Yes, sir. तो ये था सब बेसिस इनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। Three kingdom. राइट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? Ernest Haeckel. शाबाश, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल, हैकेल ने दिया, है ना। Yes. हैकेल ने कौन सा किसको ऐड किया? Protista. वेरी गुड, प्रोटिस्टा, नोट कर लो। Yes. He separated unicellular animal, algae and fungi of from other groups, है ना। तो ये था इसका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Yes, sir. अब आ जाते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। Four kingdom. तो यहाँ पे टोटल मिला करके पहला था प्लांटेई, देखो सबसे पहले प्लांटेई आया। Yes, sir. फिर था एनिमिलिया, फिर प्रोटिस्टा। हाँ, जबकि सीक्वेंस में हम लोग एवोल्यूशनरी बेसिस पे पढ़ते हैं, सबसे बाद में पढ़ेंगे क्या? एनिमिलिया, है ना। Yes, sir. तीसरे नंबर पे प्रोटिस्टा आया। चौथे नंबर पे कौन आ गया? मोनेरा। राइट, मोनेरा। इसे कोपलैंड ने, वेरी गुड, शाबाश, कोपलैंड ने दिया था। यस sir. कोपलैंड, तो कोपलैंड ने 1956 में ऐड कर दिया किसको? मोनेरा। हाँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अभी तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, तो पब्लिक को पता ही नहीं थी कि भाई साहब दो तरह की सेल पाई जाती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, कोपलैंड बोला कि भाई साहब अब तो सेल दो तरह की पाई जाती हैं, इसलिए आप प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से अलग कीजिए पहले। तो उसने प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया, मोनेरा। तो नोट कर लेंगे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, prokaryotes were separated from eukaryotes, and Copeland made or created, Copeland created
a separate kingdom a separate kingdom for for prokaryotic prokaryotic organism organisms that was Monera. Monera. It is also called It is also called mycota. mycota. ठीक है, इसी को mycota बोलते हैं. Yes, sir. पहले mycota कहते थे ना. तो ये हो गया हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब आ जाते हैं 7th नंबर पे. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का क्रेडिट जाता है आरएच वाइटेकर साहब. अब आरएच वाइटेकर ने कहा, देखो अब इनका बेसिस क्या था. आरएच वाइटेकर ने बोला कि सबसे पहले तो हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे, है ना. Yes. अभी तक हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं फॉलो कर रहे. तो वाइटेकर ने कहा कि पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी. उसने कहा कि पहले इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. Yes, sir. तो सबसे पहले उसने यहाँ पर रखा राइट प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर. सेल वॉल तो होती है, कैप्सूल भी होता है. यस तो सर, कैप्सूल. उसने बोला कि इनको रखा जाए एक किंगडम में और उसे कहा गया यूनिसेलुलर, है ना. मेरा. यस सर. तो पहला मोनेरा आ गया. उसने बोला सबसे पहले मोनेरा है, सबसे पहले इन्हीं को रखो. यस. फिर उसने बोला कि दूसरे वो सब ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना. अब यूकैरियोट के साथ क्या है कि यूकैरियोट 2 तरह के होते हैं. यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर. तो उसने बोला यूकैरियोट्स में तो पहले वो आए जो यूनिसेलुलर, फिर बाद में वो आए जो मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सबको एक दूसरे किंगडम में रखा गया और उसके लिए राइट प्रोटिस्टा को मिक्स किंगडम बोलते हैं. हम क्यों कहते हैं ये भी देखें. इसके बाद आ गए मल्टीसेलुलर. तो उसने बोला जो मल्टीसेलुलर हैं ये भी भाई साहब 2 तरह के हो सकते हैं. दोस हैव सेल वॉल and those do not have cell wall. Do not have. है ना. अब those have cell wall ये भी फर्दर उसने कहा कि देखो भाई साहब ये जो सेल वॉल वाले हैं इनको भी फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. Yes. एक वो those have cell wall they are multicellular but they are autotrophics और हाँ तो नॉन ग्रीन है ना. यस सर. तो नॉन ग्रीन में आ गया फंजाई और दूसरे वो जो ऑटोट्रॉफिक है मतलब ग्रीन क्लोरोफिल जिनमें है. यस सर. तो उनके लिए उसने एक सिंगल बना दिया प्लांटी एंड दोस व्हिच हैव फैगोसाइटिक मोड ऑफ मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यस सर. उनके लिए उसने सॉरी ये चौथा था
और ये 5वां किंगडम बना दिया, दैट वाज Animalia. एनिमल. दिस वाज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ, है ना. Yes, sir. इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो. कर उसके लिया. बाद कर लिया तो Yes. क्राइटेरिया लिख लो. इसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया उसने लिया, जो हमने डिस्कस किए सब क्राइटेरिया ही थे एक्चुअली. Yes, sir. तो नोट करो. R.H. Whitaker R.H. Whitaker was was an American taxonomist. an American taxonomist. ठीक है. अच्छा, एक बात और बताओ, वायरस कहाँ पर आएंगे? वायरस तो इनमें से किसी में भी नहीं आते. वायरस किधर रखा जाए वायरस को? हाँ, मोनेरा में. वायरस बायोलॉजी की फैमिली का वो बच्चा है जिसको किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया आज तक. वायरस के लिए वायरस Yes, दुनिया का sir. कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं सिस्टम नहीं बना जिसमें वायरस को रखा जाए. Yes, sir. इसीलिए वायरस का अपना अलग क्लासिफिकेशन होता है. वायरस को हम अलग क्लासिफाई करते हैं, है ना. वायरस को किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नोट करो. Yes, sir. वायरस are at the border of at the border of living and non-living. living and non-living. Hence, they have been left out they've been left out from classification system. from classification system. Let's stop. Yes, In sir. any biological classification, In any biological classification, virus have not been incorporated. ठीक है. क्योंकि Yes, वायरस sir. को हम कभी भी नहीं बोलते कि इट इज अ ऑर्गेनिज्म. हम ये क्या कहते हैं? हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रक्चर. Yes, sir. वायरस लिविंग है ही नहीं. और बायोलॉजी का मतलब जो था, बायोस मींस लाइफ. Yes, इसमें sir. लाइफ है, उसको हम काउंट करते हैं, है ना. नोट करो. Yes, sir. Whitaker taken Whitaker taken 5 criteria 5 criteria to classify organism. फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. पहला क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज prokaryotic or eukaryotic. राइट. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सेकंड, complexity of body organization. right, body structure. Complexity of body structure, है ना. That is unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. Third, mode of nutrition. That is autotrophic, and heterotrophic or holozoic. absorptive. Absorptive. Autotrophic, heterotrophic or absorptive. holozoic भी उसी में आ जाएगा. Yes. Fourth, reproduction. Ecological lifestyle. Like decomposer. ब्रैकेट में फंजाई लिख लो. Fungi.
कंज्यूमर consumer, like animals, yes sir, and producers, producer like plant. green plant, yes sir, Last but not the least, एक चीज हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना है, phylogeny, राइट, फाइलोजेनेट रिलेशनशिप, phylogenic relationships, है ना? ये yes था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? तो ये हमारे बेसिस थे, जिनके बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रखा, है ना? yes sir, अब हमें पढ़ना होगा एक एक करके क्लासिफिकेशन सिस्टम। yes sir, चेक करता हूँ, स्कूल वालों ने कुछ करवा दिया तुम्हारे? no sir, स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ? no sir, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे क्या? no अभी तो समर वेकेशन शुरू हो गए, है, पूरे साल भर तो वेकेशन रही, वैसे सब जगह तो स्टार्ट हो गया है स्कूल। आज ही उसकी लिस्ट आई थी, अच्छा, तो कब से स्टार्ट करेंगे स्कूल? 1 जून या फिर 2 जून, 1 जून या 2 जून? तो अभी तक तो ऑनलाइन ही हो रहे होंगे ना, लास्ट ईयर? yes sir, अच्छा अच्छा, ओके, yes, कोई नहीं। अब एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक एक करके ये स्टार्ट करेंगे। yes sir, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसमें भी 7 रखा, 5 किंगडम दे रखा, मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक तो हम पढ़ लें, फिर एक एक किंगडम लगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई काफी बड़ा है, फंजाई में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? और yes sir, टफ भी है, वायरस का भी है इसमें लास्ट में, तो वायरस को हम लोग पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमिलिया अलग से दिया हुआ है, तो yes सब एक एक करके चैप्टर हम लोग करेंगे। और बताओ, कोई प्रॉब्लम? no sir, सब समझ आ रहा है? yes sir, अच्छा, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना? okay sir, और हम लोग मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो, पढ़ना पढ़ाई no करना। sir, yes sir, और कौन सी बुक यूज कर रहे हो अभी? NCERT की, डाउनलोड कर लिया? yes sir, अच्छा, चलो ठीक है।